हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम लोग करंट वार्षिक क्विज में घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जो कि प्रस्तुति है, इसमें अगला पार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य। दूसरा, फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये पॉइंट सही है। और दूसरा जो पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया, ये गलत है। इसको प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा किया गया। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 आयोजित हुआ 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। उद्देश्य इसका क्या है? भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। और यह कार्यक्रम जो है सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए नेटवर्किंग और व्यापारिक मंच प्रदान करता है। तो इस आयोजन का जो भागीदार देश रहा वो नीदरलैंड रहा। फोकस किस पे रहा? फोकस देश कौन सा है? जापान है। मुख्य विषय नहीं, थीम इसकी क्या रही? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और शुभंकर इसका क्या था? मिल इंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया। अगला जो है, अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ था P20, वो 2023 हुआ 13 से 14 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। लोकसभा के अध्यक्ष जो थे ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने अध्यक्षता की थी इसकी? तो ओम बिरला ने। इसमें G20 के 20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। और मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा केवड़िया गुजरात में आयोजित हुआ। ठीक है, केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय में जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम JKDFP को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया? धारा 3A के तहत हुआ। और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। विधि विरुद्ध संगठन घोषित हुआ 5 अक्टूबर 2023 को। किसने घोषित किया इसको? गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने घोषित किया गया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के तहत यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। कब से? 1998 से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। और कृत्य की बात करें तो भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत UAPA 1967, IPC 1860 के तहत, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जो अपराध पंजीकृत हुआ, रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत इसके खिलाफ आपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो पहला पॉइंट है, 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। सही पॉइंट है। इसकी लागत जो है, निर्माण लागत है, वो लगभग 1,100 करोड़ रुपए है। और यह लगभग 31 एकड़ में विस्तारित होगा। ये गलत है, ये होगा 21 होगा। और यानी तीसरा वाला गलत है। और इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भूमि पूजन हुआ कब? 5 अक्टूबर 2023 को। कहाँ हुआ? जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। भूमि पूजन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। निर्माण लागत लगभग 100 करोड़ रुपए हुआ। विस्तारित होगा लगभग 21 एकड़ में क्षेत्र में। और इसमें स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की जो प्रतिमा की ऊंचाई होगी 52 फीट होगी। यह प्रतिमा होगी कांस्य की होगी। और इस परिसर में प्रतिमा के अलावा एक संग्रहालय भी होगा। और वह संग्रहालय प्रदर्शित क्या करेगा? रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास के बारे में। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य गोंडवाना की शासिका थी। प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर।
अगला जो क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया? ये है 19,260 करोड़ रुपए का। तो इसके बारे में देख लेते हैं। शिलान्यास और लोकार्पण कब हुआ? 2 अक्टूबर 2023 को, और 19,260 करोड़ रुपए की लागत का है। और लोकार्पण किसने किया? लोकार्पण किया गया दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे का PMY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY के शहरी के तहत निर्मित घरों का शिलान्यास किया गया। इसमें जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का। अन्य की बात करें तो IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण और परिसर में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। अगला जो है, 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया? तो यह लखनऊ और वाराणसी में। तो अभी अभियान शुरू किया गया है हर घर सोलर अभियान का। तो उत्तर प्रदेश में हुआ है 2 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पे? लखनऊ और वाराणसी में अभियान के तहत लगाया जाएगा रूफटॉप संयंत्र, यानी छत के ऊपर जो है वो संयंत्र लगाया जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा? यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र आवासीय और व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास ये है। अगला जो क्वेश्चन है, 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित है। गलत है। कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो दूसरा सही, पहला गलत है। मुंबई महाराष्ट्र होना चाहिए, तो दूसरा सही है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ पे हुआ ये हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। किसके द्वारा हुआ? केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना यानी ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण इसमें किया गया। और इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। और इस पर 45 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो ऑपरेशन अजय है, अजय नाम से हुआ, ये ध्यान रखना है। जिसके बारे में देखते हैं। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान है ये। और 11 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने निर्णय लिया। और इससे संबंधित और जी क्या हो सकता है? ऑपरेशन कावेरी भी हम लोग देखें तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान हुआ था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान। अगला जो क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया, सही पॉइंट है। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों पॉइंट यानी सही हैं, तो सी आंसर इसका सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में देखते हैं। तो मनाया गया कब? 8 अक्टूबर 2023 को। यह 8 अक्टूबर 2023 को 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। तो जो हमारी भारतीय वायुसेना की जो 5 ऑपरेशनल कमानें हैं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी वायु कमान है नई दिल्ली में, मध्य वायु कमान है प्रयागराज में, पूर्व वायु कमान है शिलांग में, दक्षिण पश्चिम वायु कमान है जोधपुर में, दक्षिण वायु कमान है तिरुवनंतपुरम में। अगला जो क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान की शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्या है? प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, सही है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, सही है। और जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई रुड़ीचा एक्सप्रेस
क्या नाम है, नई रुड़ीचा एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाई, ये गलत है। इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी जो गलत है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। 5 अक्टूबर 2023 को शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित परियोजना की लागत कितनी है, 5000 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं से संबंधित कौन कौन है, सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित है। और आधारशिला रखी गई परियोजनाओं की, तो जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तर वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की। PMABHIM के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य। राष्ट्र को समर्पित किया गया IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन, 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कोचमन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य। हरी झंडी किसको दिखाई गई, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन क्या है, रुड़ीचा एक्सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन कौन सी चलाई जा रही है, रुड़ीचा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथन विचार कीजिए। 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से रिपोर्ट जारी की, सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, दोनों पॉइंट इसका सही है। इसके बारे में देखते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी 27 सितंबर 2023 को हुई, किसके द्वारा हो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से। प्रमुख बात इसकी क्या है, यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। और इसके अलावा यह भारत में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे वर्ष 2017-18, भारत सरकार की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुपात 2011-36 तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डाटा पर आधारित है। विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं। यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 से बढ़कर 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या 22% होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, कुल जनसंख्या 20.8% रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर में हुआ, ये गलत पॉइंट है। कहाँ हुआ था ये हुआ था वायु स्टेशन जो है हिंडन गाजियाबाद में। और दूसरा पॉइंट है, इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट इसका सही है। आगे देखते हैं। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 आयोजन हुआ 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ, वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा हुआ, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से हुआ। उद्घाटन किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस कार्यक्रम में देश भर के से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। इस दौरान स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, सही है। और बी पॉइंट है हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, ये भी सही है। और अगला जो है डी, वो क्या है, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, ये भी सही है। और पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, ये पटना और हावड़ा के बीच चली गई थी। पटना हावड़ा यानी गलत है, सी वाला, पटना हावड़ा के बीच में है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो 9 वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई, इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 सितंबर 2023 को। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक के लिए देख लेते हैं। उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु
वंदे भारत एक्सप्रेस विजयवाड़ा चेन्नई रेनीगुंटा के रास्ते वंदे भारत, और पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत। ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी क्या, कहाँ कहाँ पे? 11 राज्यों में, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में। ठीक है, ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इसके जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे, और बहुत ही जल्दी हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, और 20 से 25 वीडियो और लगेंगे जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे छोटे वीडियो में। और ये जो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम UPPCS, ROAR, UPPCS, हाई कोर्ट और रेलवे और जो भी अन्य एग्ज़ाम UP पुलिस हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घटना चक्र की जो मोटी वाली प्रकाशन आती है उसका ये कुछ फॉर्मेट में है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।